नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति रहे हकीम खां सूरी की मजार पर सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी और घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और राजसमंद से डीएसपी बेनी प्रसाद मीना, नॉर्थ द्वारा डीएसपी जितेंद्र आंचलिया सहित भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस और प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त मजार की मरम्मत करवाई और एसपी सुधीर चौधरी ने खमनौर थाना प्रभारी कैलाश सिंह को लाइन अटैच भी कर दिया। फिलहाल उप निरीक्षक नवल किशोर को खमनौर थाना प्रभारी की कमान सौंपी गई है और राजसमंद जिले के खमनौर थाना क्षेत्र में हल्दी घाटी की दर्रे में स्थित महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मजार पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी और घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध गतिविधि वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार हल्दी घाटी दर्रे में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मजार बनी हुई है, जहां सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई और घटना की सूचना पर खमनौर थाना प्रभारी कैलाश सिंह में जत्थे के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, मगर तब तक बदमाश फरार हो गए थे। फिर रात भर असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस जुटी रही, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भी बदमाशों का पता नहीं चल सका। और इस बीच कानून और शांति व्यवस्था को लेकर नाथद्वार पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र आंचली और राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीना के साथ भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। और वहीं असामाजिक तत्वों के खिलाफ खमनेर थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और साथ ही सुबह ही पुलिस ने क्षेत्र के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त मजार की मरम्मत करवा दिया। और घटना के बाद हरकत में आए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने खमनौर थाना प्रभारी कैलाश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया और साथ ही उप निरीक्षक नवल किशोर को खमनेर थाने की कमान सौंपी, जो पहले देलवाड़ा थाने रह चुके हैं। और एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पर सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिनको लेकर थाना अधिकारी को जानकारी भी दे दी गई थी। उसके बावजूद भी ऐसी घटना घटित हो गई, इस पर थाना अधिकारी को हटा दिया गया। जोधपुर हाईकोर्ट ने अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम का पिछले 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस डॉक्टर पीएस भाटी की कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साइन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। और जस्टिस भाटी ने लोक अभियोजक को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता साईं के पिता का जेल प्रशासन द्वारा उल्लेखित गत 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें और इस रिकॉर्ड की एक एडवांस कॉपी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिया गया है। और इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 7 जुलाई को आसाराम के बेटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए नामी आयुर्वेद चिकित्सक राघवन रामन कुट्टी से आसाराम का इलाज करने की छुट्टी दी थी। और वहीं साईं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव पूनालेकर ने कोर्ट से गुहार की थी कि याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए आगे रख दें और अंतरिम राहत के तौर पर याचिकाकर्ता के पिता आसाराम का इलाज आयुर्वेद चिकित्सा डॉक्टर राघवन रमन कुट्टी से जेल में ही कराने की अनुमति दी जाए। उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद आसाराम के अधिवक्ता आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई स्थिति के अनुसार आगे आसाराम का इलाज केरल के अस्पताल या जोधपुर के करवड़ स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अस्पताल में करवाने की गुहार फिर कोर्ट में दोहरा सकते हैं। और वहीं आसाराम की पिछले दिनों जेल में तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद आसाराम का पहले जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में और बाद में जोधपुर एम्स में इलाज चला था।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन दिनों पूरे राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है। वहीं एसीबी अब घोटाले के पेंडिंग मामलों को भी निपटाने में अभी जुटी हुई है और सख्त एक्शन दिखा रही है। इसी कड़ी में एसीबी ने कोटा में 5 साल पहले वर्ष 2016 में किसानों का अनाज खुर्द-बुर्द कर ठिकाने लगाने वाले तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ घोटाले की जांच करने के बाद उन्हें बतौर आरोपी नामजद कर लिया है और एसीबी अब इन पर अपना शिकंजा और कसने वाली है। एसीबी स्पेशल यूनिट के प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि साल 2016 में कोटा और बूंदी के किसानों को राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की ओर से गेहूं के बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत गेहूं की किस्म 4037 और 4120 का बीज दिया गया था और फसल तैयार होने पर किसानों ने 52,000 कुंटल गेहूं का बीज बजरंग नगर स्थित बीज प्लांट में जमा करा दिया था और प्लांट में ग्रेडिंग के बाद बीज योग्य गेहूं तो बीज निगम ने अपने पास रख लिया और ग्रेडिंग के बाद अंडरसाइज्ड गेहूं को किसानों को लौटाना था, लेकिन बीज निगम के अधिकारियों ने गेहूं को वापस नहीं लौटाया और खुर्द बुर्द कर दिया गया। और इस मामले की जांच में सामने आया कि तत्कालीन बीज निगम के प्लांट मैनेजर सूरजपाल सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह यादव, तत्कालीन बीज अधिकारी नंद किशोर जाट, चौथमल मीणा और तत्कालीन सहायक कर्मचारी रामचरण नायक ने आपसी मिली भगत कर इस गेहूं को ठिकाने लगा दिया और इसमें से 8 किसानों के 302.90 क्विंटल गेहूं और 432 क्विंटल सीपेज गेहूं के 1080 बैग्स बाजार में बेच दिए। मामला सामने आने के बाद प्रकरण को एसीबी मुख्यालय को भेजा गया था। जांच के बाद एसीबी ने अब इन सभी को इस घोटाले में नामजद कर लिया है और अब इन आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। इनमें से कुछ आरोपी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ अभी भी सेवा दे रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और संघातात्मक नियुक्तियों को लेकर कवायद चल रही है, तो अल्पसंख्यक वर्ग भी इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। अल्पसंख्यक वर्ग के नेता और पदाधिकारी इसके लिए दबाव बनाने में भी जुटे हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के राजस्थान दौरे के दौरान भी नेताओं ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है और अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नेता और कार्यकर्ता मंत्रिमंडल के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में ज़्यादा पदों की मांग कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ ने कहा कि यह हमारी परिवार के अंदर का मसला है और उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने भी इस मसले पर चर्चा की है और उन्होंने आश्वस्त किया कि अल्पसंख्यक वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़े बोर्ड निगमों में भी पद खाली पड़े हैं और इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों पर भी वो राहुल गांधी से बात करेंगे और जल्द ही इन पदों पर नियुक्तियां होंगी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में एक बुजुर्ग दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और वहीं बताया गया कि दोनों बहुओं के मुकदमे और पारिवारिक कलह से परेशान थे। दिल दहला देने वाली इस घटना में सबसे दुखद पहलू ये है कि मौत के करीब 24 घंटे तक दोनों के शव घर के आंगन में पड़े रहे। मंगलवार को जब इस दंपति का बेटा घर पहुंचा तब घटना का पता चला। घटना की जानकारी मिलने पर नगाना थानाधिकारी नरपत दान पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी जुटाई। इस घटना के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। नगाना थानाधिकारी नरपत दान ने बताया कि घटना भूरतिया गांव की है। वहां खुमाराम जाट और उसकी पत्नी चंपा देवी ने जहर खाकर जान दे दी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि खुमाराम के 2 बेटे हैं। उनमें से एक बेटे की पत्नी लंबे समय से ससुराल में नहीं आ रही है और उसने अपने पति और सास ससुर पर मुकदमे कर रखे हैं। इनमें तलाक और दहेज प्रताड़ना के मुकदमे भी हैं। इसको लेकर सामाजिक स्तर पर कई बार पंच पंचायतें भी हुई हैं। उनके परिवार में कई वर्षों से घरेलू कलह चल रही थी। वहीं फैक्ट्री में व्यवसाय में भी घाटे से परेशान होने की बात सामने आई और इन दिनों खुमाराम और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ बालोतरा में थे और वे सोमवार को ही बालोतरा से गांव आए और रात को खाना खाकर सो गए।
खाने में जहर खाने के कारण उनके उल्टियां हुई। बाद में दोनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और उन्हें कोई संभालने वाला भी नहीं था, लिहाजा करीब 24 घंटे तक दोनों के शव घर में ही पड़े रहे। और वहीं मंगलवार को बेटा जब घर पहुंचा तो घटना का पता चला। बाद में सूचना पर भूरतिया सरपंच उत्तम चंद खोट सहित गांव के महजिज लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार और फेरबदल को लेकर कांग्रेस में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के मंगलवार शाम को जयपुर पहुंचने से पहले सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए और वहीं बताया गया कि पायलट ने दिल्ली दरबार में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की है। पायलट ने मांग की है कि उनसे किए गए वादों में काट छाट ना की जाए। पायलट ने माकन से भी जयपुर आने से पहले उनसे वहां मुलाकात की और पायलट 2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे और गहलोत और पायलट के बीच चल रहे शाह और मात के इस खेल में दोनों तरफ से पुरजोर आजमाइश हो रही है। राजस्थान में गत करीब सवा साल से चल रहे सियासी दंगल का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। राजस्थान के समांतर पंजाब कांग्रेस में हो रही उठापटक को आलाकमान ने आखिरकार शांत कर दिया है। अब आलाकमान का फोकस राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट विवाद को निपटाने पर है। इसके लिए पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पायलट खेमे को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस आलाकमान चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान आकर पूरे हालात का जायजा भी लिया था। उसके 2 दिन बाद ही अब अजय माकन ने फिर से जयपुर में डेरा जमा लिया है और वे 2 दिन तक गहलोत सरकार के प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर पार्टी और उसके समर्थक सभी 119 विधायकों से 1 to 1 मिलकर फीडबैक लेंगे। लेकिन माकन के जयपुर पहुंचने से पहले ही पायलट दिल्ली पहुंच गए और माकन समेत केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर डाली। और वहीं बताया गया कि विधायकों से फीडबैक लेने के बाद माकन से फिर पायलट फिर मिलेंगे और वे 2 दिन तक दिल्ली में ही डटे रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ विधायकों के 1 to 1 मुलाकात के कार्यक्रम से गहलोत सरकार के कई मंत्रियों की नींद उड़ गई है। उदयपुर जिले के कूड़ाबाड़ क्षेत्र के एक गांव में मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। सोमवार देर रात ग्रामीणों को मगरमच्छ नजर आया। उसके बाद आधी रात से उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मंगलवार को सुबह तक उसे पकड़ने की मशक्कत की जाती रही, तब जाकर वो पकड़ में आया। और इस दौरान मगरमच्छ ने जमकर उत्पात मचाया और वह घरों की दहलीज तक भी आ पहुंचा था। और यही नहीं, बाद में मगरमच्छ महादेव मंदिर में बने कुंड में भी छिपा। और जानकारी के अनुसार बाढ़ के खेड़ी गांव के एक बाड़े में मगरमच्छ दिखने से लोग दहशत में आ गए थे। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर लकड़ी डंडों की मदद से उसे बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की, मगर मगरमच्छ के आक्रामक होने से ग्रामीण भी परेशान हो गए। अब मोबाइल फोन की रोशनी में ग्रामीण आधी रात तक कड़ी मशक्कत उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे। और वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ही वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी विजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पदम सिंह राठौड़ सहित वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू शुरू किया। पहले मगरमच्छ बाड़े से बाहर निकलकर घरों के दहलीज से होता एक खड्डे में जा फंसा। यही नहीं, बाद में मगरमच्छ सर्वेश्वर महादेव में बने कुंड में घुस गया। करीब 4 घंटे की खासी मेहनत के बाद मगरमच्छ पकड़ में आया। टीम ने मगरमच्छ को बागदड़ा नेचर पार्क में ले जाकर छोड़ा है और मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद सुबह ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और वहीं ग्रामीणों की माने तो ये मगरमच्छ खेड़ी दांतेसर मार्ग पर बने एनीकट से गांव की ओर आया। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले शहर से सटे लकड़वास गांव में 4 बार मगरमच्छ के गांव में आने की घटनाएं भी सामने आई हैं। और उदय सागर झील और बागदड़ा नेचर पार्क से ये मगरमच्छ गांव तक आ पहुंचते थे। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है।
गहलोत सरकार बहनों को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सौगात देने वाले हैं और एक्सप्रेस बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी है। रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिलाएं और बालिकाएं इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को आवंटित कृषि भूमि की बकाया किस्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100% छूट की अवधि 31 दिसंबर तक भी बढ़ा दी है। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों और सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन और मोहरबंस नीलामी होरा आवंटन बाकीदार काश्तकारों को मार्च महीने में अधि जारी कर 30 जून 2021 की अवधि तक ये ब्याज माफ़ी योजना शुरू की गई थी। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण आवंटित काश्तकार इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाए। ऐसे में ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। और वहीं अब तक 500 आवंटियों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया, जिससे विभाग को 7.85 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति भी हुई है और ब्याज राशि के रूप में 1,90 करोड़ रुपए की छूट दी गई। और सीएम गहलोत के इस निर्णय से उपनिवेश क्षेत्र के सभी श्रेणियों के लगभग 12,000 काश्तकारों को लाभ मिल सकेगा और वहीं उपनिवेश विभाग की राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी। पूरे उपनिवेशन क्षेत्र में वर्तमान में कुल 12,272 बाकीदार किसान हैं, जिनके विरुद्ध बकाया किस्तों के पेटे मूल राशि के रूप में तथा ब्याज राशि के रूप में 31 करोड़ रुपए शेष हैं। और वर्ष 2021 से 22 के राज्य 83 करोड़ बजट में मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 30 जून की अवधि के लिए ब्याज राशि माफी योजना की घोषणा की थी। फिरोजशाह कोटला किला क्षेत्र को केवल कोटला के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक द्वारा निर्मित एक किला है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। फिरोजशाह कोटला किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इस किले को दिल्ली के 10 डरावनी जगहों में से एक माना गया है। कहते हैं कि इस किले में आत्माएं टहलती रहती हैं और इसी कारण कोई रात में तो क्या दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इस किले का निर्माण सन 1354 में फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था। इसके बारे में कुख्यात है कि यहाँ की हवेलियों और खंडरों पर जिन्नों का कब्जा है। आज भी हर गुरुवार को यहाँ के स्थानीय लोग आकर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग जिन्नों को दूध और अनाज भेंट कर उन्हें खुश कर मन्नत और दुआएं मांगते देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि हर गुरुवार को मोमबत्ती के जलने और अगरबत्ती की खुशबू आती है और यहाँ पर कुछ कटोरे हैं जिनमें दूध और कच्चा अनाज मिलता है, जिसके कारण लोग यहाँ पर भूत और आत्मा होने की बातों पर पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बिना किसी संदेह के देश का दिल है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ देश के साथ ही विदेश के सैलानियों का आकर्षण होना भी आम बात है। भारतीय इतिहास और विरासत का बड़ा दौर देखा है दिल्ली ने। ऐसा ही वैभवशाली इतिहास समेटे हुए है दिल्ली और दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला का किला है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं के मकबरे जैसा ही दिल्ली का नगीना है कोटला का किला। बता दें कि फिरोजशाह कोटला किला क्षेत्र को केवल कोटला के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक द्वारा निर्मित एक किला है। इस किले को बनाने के पीछे मुख्य कारण तुगलाबाद में पानी की कमी थी और यही कारण था कि उसी दौर में मुगलों ने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। कोटला का किला तुगलक वंश की तीसरी पीढ़ी के शासन का प्रतीक बन गया और इस किले में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसका कारण है
कि इस किले में प्रार्थना स्वीकार होने का विश्वास है। माना जाता है कि स्वर्ग से जिन इस किले में आते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन आस्था और विश्वास पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। घूमने के लिहाज से ये किला एक अच्छी जगह है और इस किले के बाईं तरफ अशोक स्तंभ है और दाईं तरफ जामा मस्जिद। कोटला फोर्ट दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है और इस किले का आर्किटेक्चर सैलानियों को आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण मूल रूप से एक अनियमित बहुभुज आकार में किया गया था। मलिक गाजी और अब्दुल हक द्वारा इस किले का डिजाइन किया गया था। फिरोज शाह कोटला का किला दिल्ली के विक्रम नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित है। स्पेशल डेस्क आरए न्यूज। इस बुलेटिन में इतने ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।